चले अनवरत लेखनी, उपजे नेक विचार, सारे प्राणी लोक पर ईश करे उपकार। तो ये लेखन का संग्रह आज आपसे एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी से रूबरू कराने वाली हूँ। नाम है मोनिका मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे यूथ स्किल रिसर्च पर। दोस्तों, मोनिका जी सोशलाइट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है और इसके साथ साथ कहानी, कविता का लेखन करती है और बहुत सारी एक्टिविटीज करती हैं लाइफ में। तो धीरे धीरे एक एक करके लेते हैं, खोलते हैं इस चैप्टर को। जी मैम, मोनिका जी, आपने इतना सारा संग्रह किया और स्पेशली ये बहुत मुझे फैसिनेट किया, सपनों का पिरामिड। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं कि ये जो नाम है ये आपको कैसे मन में आया? देखिए, सपने एक ऐसी चीज जो सभी देखते हैं। हम जी, जो बचपन से लेकर हम किसी भी एज में हैं, सपने देखते हैं। बहुत। और सपने देखना बहुत जरूरी है। सपनों को फॉलो करें, सपनों को अचीव करना है, फिर नया सपना देखना है। तो सपनों का पिरामिड, इसमें मेरी जो कविता है लास्ट में, वो सपनों के ऊपर ही 4-5 कविताएं हैं जी। तो पिरामिड ऐसे बनता है कि सपना आपने एक देखा, 2, 3, 4, आपने उसको बढ़ाया, फिर अचीव करना शुरू किया। तो वो फिर जहां 7 तक आप रुके थे, फिर 6, मतलब एक अचीव हो गया, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और आपको फिर से सपना देखना है, फिर आप 1 से शुरू करेंगे। तो ये पिरामिड आप सपनों का अपने जीवन में बनाते रहिए, उन्हें अचीव करते रहिए, अपने गोल्स को, और आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज दोस्तों शुरू में ही हमने लिया मैम से, तो आप समझ ही गए होंगे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। मैम, चलिए थोड़ा सा सपनों के झरोखे में जाते हैं, यादों के झरोखे में जाते हैं। आपके बचपन से लेते हैं, बचपन में आप कैसे बच्चे थे? चुलबुले, नटखट, शरारती या बहुत धीर गंभीर, कैसे थे? सच तो ये है कि बचपन से ही मैं रिस्पॉन्सिबल टाइप रही हूँ, क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं जी, और मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। और जो मेरे मदर हैं वो टीचर हैं, गवर्नमेंट सर्विस में थे। और इस तरह से क्या था कि वो घर पे एक, जैसे होता है ना, मदर और डॉटर टाइप एक रिलेशनशिप, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, वो आती है, आप ले लेते हो, उसी उसमें आप चलते रहते हो। तो ग्रैंड पेरेंट्स भी थे हमारे साथ, बाकी भाई बहन छोटे थे, तो उनको भी मम्मी के आने से पहले थोड़ा देखना, और कुछ नहीं तो मम्मी की हेल्प के लिए कुछ आटा गूंद दिया, आपने कुछ दाल सब्जी का काम कर दिया, ताकि मम्मी को, उस समय आपको पता है कि मेड्स वगैरह की भी इतनी हेल्प नहीं रहती थी। बिल्कुल सही बात है। तो वो सब कुछ था, तो वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अंदर इम्बाइब हो गई आपके अंदर। तो वो, तो दोस्तों कहते हैं ना कि संस्कार जो है, कहते हैं कि माँ श्रद्धा, पिता विश्वास। तो माँ से ऑटोमेटिकली हम बच्चे जो हैं संस्कारों को ले लेते हैं, और बेटी और माँ का एक खूबसूरत रिश्ता, जो कि बहुत सारी चीजें हम इनहेरिट ही कर लेते हैं। उनकी खूबसूरत जो है हैबिट्स हैं, उनके पैशंस हैं, उनकी क्रिएटिविटी है, उसे हम इनहेरिट भी करते हैं। तो मोनिका जी, ये जो राइटिंग स्किल है या राइटिंग का आपका पैशन है, ये फिर आपने कब से, आपकी शुरुआत हुआ, आपको क्या याद है? देखिए, याद तो मुझे ऐसा आता है कि जो मैंने लिखना शुरू किया था वो मैंने कॉलेज टाइम से स्टार्ट किया था। ओके, ये 80s की बात है जी। और उस समय जो लोकल न्यूज़पेपर थे, वहाँ पे मेरी कविताएं छपी, उसमें लघु कथाएं छपी। और फिर उस समय पंजाब केसरी अखबार जो था वो काफी चरम उस पे था, फेमस था। और 84 के रॉयट्स से, जब मैं कॉलेज में थी। तो उस दौरान जो एक देश प्रेम का एक अंदर जज्बा उठा, उसमें कुछ कविताएं, कुछ कहानियां वो छपी तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला। और अगर मैं घर से बात करूं तो जो मेरे नाना जी थे वो भी लिखते थे, शेरो शायरी करते थे। क्या लेकिन उनका नाम था श्री डिप्टी राम। वो भी अध्यापक थे। अच्छा। जो फिर मेरे अपने पिताजी थे, वो हालांकि बिजनेस में थे, लेकिन हम जब स्कूल में अपना ऐसे राइटिंग वगैरह लिखते थे तो उसके लिए वो हमारी हेल्प करते थे कि इसमें ये शेर ऊपर आएगा, ये 2 लाइनें यहाँ पे ये इसको ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से वो हमारी मदद करते थे जी। वो मॉम एंड डैड से आपको मिला। तो मैं बचपन में स्कूल में क्या आप स्टेज परफॉर्मेंस भी करते थे, कविता, गाना या गाने जो देशभक्ति के, जैसे 15 अगस्त, 26 जी, बहुत खूबसूरत।
तो दोस्तों ये इस तरह से लेखन जो है मैम का शुरू हुआ। तो सबसे पहले आपकी कृति कौन सी रही? जो मेरी कृति जो मुझे अभी याद आती है उसमें एक लघु कथा थी चट्टान के नाम से, जो पंजाब केसरी में उस समय पब्लिश हुई थी। बहुत खूबसूरत नाम मित्रों, चट्टान। इसके बाद मैं जैसे जॉब में आ गई, ये तो स्टोरी थी। उसके बाद फिर मैं जो मेरी कविताएं छपनी शुरू हुई, हाँ। मैं थोड़ा जॉब में आ गई और जो ऑफिस मैंने जब गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की तो वहां पे काव्य पाठ होते थे। अच्छा। हिंदी माह के दौरान और कुछ मैगजीन थी हमारी लोकल जिसकी मैं मेंबर बनी आने के बाद, तो उसमें फिर मैंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू की। ऐसे फिर मैं धीरे धीरे फिर डेली से एक पत्रिका छपती थी नेत्रहीन कल्याण। हाँ, वो मैंने देखा, जाना मैंने कि आपकी उसमें बहुत पुरानी मैगजीन है ये। जी। तो उसमें जो है आपने आप उस नेत्र कल्याण के उसके संपर्क में आप कैसे आए? वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे न्यूज़पेपर में उसका मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा कि उनको कभी उसके लिए लेखक चाहिए। हाँ। तो फिर मैं उसकी परमानेंट मेंबर बन गई। और वो मतलब भलाई के कार्य में थे कि नेत्रहीन कल्याण मतलब आज की डेट में तो लोग काफी जागरूक हो गए हैं कि अपना आई डोनेट करने के लिए या बॉडी डोनेट करने के लिए। उस समय हमने ये एक उस मैगजीन के थ्रू ये प्रचार किया था कि नेत्र दान जो है वो महादान है, कितना बड़ा दान है। जी, आजकल आप देखते होंगे कि कई बार बॉडी पार्ट्स डोनेशन होता है। तो अभी मोस्ट रिसेंट जो एक था, एक कपल थे बुजुर्ग, जब नहीं रहे तो उनके घर वालों ने कहा कि हम डोनेट करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है, मानव सेवा है दोस्तों, महादान है। तो फिर इस तरह से मैडम जो है महाकल्याण पे आप नेत्रों पे प्रमोट करते हैं। तो इसके बाद फिर मैम और फिर आपका कौन सी संकलन? इस तरह से फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ कि मैं सिर्फ ऑफिस तक ही सिमट गई, अगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो शादी हो गई, आप समझते हैं कि एक अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली है, जॉब है, फिर बच्चे हैं आपके छोटे, फिर घर में बुजुर्ग है, तो आपको वो सब मैनेज करना पड़ता है। तो मेरी लेखनी तो चलती रही, लेकिन पब्लिश थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैंने भेजना कम कर दिया। लेकिन वो इंडोर आपका जो वो चलता रहा, एग्जिस्ट किया मित्रों, उसको छोड़ा नहीं उन्होंने समय के साथ। अच्छा, इतने बिजी शेड्यूल में सबसे इंटरेस्टिंग ये हमारा यूथ जानना चाहेगा कि आप समय कैसे निकालते हैं, समय कैसे चुराते हैं लिखने के लिए? देखिए, जो एक आपकी हॉबी होती है ना, आपके इंटरनल, वो चीज आपको चैन नहीं लेने देती। तो ये जो मेरा कागज कलम है ना, ये मेरे बेड की साइड में रहता है, मेरी किचन में मेरे साथ रहता है। ये मोबाइल तो अब आए हैं हमारे हाथों में कि जैसे कोई थॉट आया आपने उसको तुरंत लिख दिया, क्योंकि वो थॉट जितनी जल्दी आता है ना उतनी जल्दी चला भी जाता है। फिर आप सोचते रहते हो कि क्या सोचा। तो ये लेखनी जब आप सोच के लिखने बैठते हो तो आप कुछ नहीं लिख सकते। जैसे ही आपके मन में कोई थॉट आता है और आप उसको लिखना शुरू करते हो तो वो बनता चला जाता है। तो इस तरह से ये चीज बनती रही। किचन में भी रखी हुई है जी, कॉफी डायरी और पेन वहाँ भी रखा हुआ है। तो आपकी लेखनी साथ साथ चलती है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपकी एक दो लाइनें पढ़ी, ये आपकी किस कृति का हिस्सा है? जो मैंने कहा चले लेखनी अनवर। जी, ये मैं फिर जैसे आपको बता दूं कि बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए तो बच्चों को भी लगा कि मम्मी इस तरह से लिखती हैं। हाँ। क्योंकि जैसे मेरे पिताजी ने मेरी हेल्प की, वैसे मैं भी हेल्प करती रही बच्चों की। और मेरी डॉटर और बेटा दोनों ही अपना स्टेज परफॉर्मेंस अच्छे देते रहे। हाँ। तब तक स्कूल की एक्टिविटीज भी और बढ़ चुकी थी बच्चों के अकॉर्डिंगली। तो दोनों ने काफी अच्छा स्टेज पर किया है बच्चों ने। तो उसके बाद बच्चों को लगा कि हाँ मम्मी तो पीछे रह गई। हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे जो मैं लिखती हूँ वो मैं अपना ही विचार लिख रही हूँ एक। हाँ। तो मुझे इसको थोड़ा कविता के रूप में, दोहों के रूप में लेके आना है। तो फिर मैंने एक क्लास ज्वाइन की ऑनलाइन। मैम आपका जो है MBA HR है। हाँ जी। तो आपका नेचुरल है कि जॉब उसी फील्ड में है, लेकिन HR के साथ उससे पहले आपका क्या रहा? आपका उससे पहले मैं बीकॉम हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से थी मैं। और फिर मैंने HR MBA किया, तो मैं एज ए वेलफेयर ऑफिसर रही। और अभी मैं अकाउंट्स में ही हूँ, अकाउंट्स ऑफिसर के उसमें कार्य कर रही हूँ। एक बहुत खूबसूरत पहलू है कि आप सोशलाइट हैं, आप बहुत सोशल वर्क करती हैं। तो मैंने काफी देखा, काफी स्टडी किया, सर्च किया आपके बारे में। तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज आपकी हैं हमारे आप व्यूअर्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि इस तरह से हम साथ साथ अपने सोशल वर्क भी कर सकते हैं। देखिए, जो मेरा मानना है ना, वो मानना ये है कि सोशल वर्क जो है ना वो आपके घर से शुरू होता है। आपके घर में बिगिंस फ्रॉम होम। आपके घर पे मेड आती है, आपके धोबी है, आपका कार वॉशिंग वाला है, आपके स्वीपर आते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं कि उनसे झगड़ा करके या उनसे भाव तोल करते हैं, बार्गेन करते हैं, है ना? तो सबसे पहले वहां से शुरू कीजिए जी। और मेरा ये भी मानना है कि आप उनको डोनेट नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो मेहनत कर रहे हैं, हाँ, आप उसे पे कर रहे हैं, हम उसे पे कर रहे हैं, उनकी सर्विस ले रहे हैं, और आप उन्हें, तो सबसे पहले उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके काम की रिस्पेक्ट कीजिए, और उनसे ये इस तरह की तर्क वितर्क करना बंद कीजिए जी। बहुत खूबसूरत, वो आपको बहुत खूबसूरत मैसेज है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं ना, तो सोशलाइज आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने आप में एक समाज का कार्य तो आप एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कोई अलग से हमारा है जी। आपने उनके पति ड्रिंक करते हैं या घर पे नशा करके मारपीट करते हैं, तो वहां से मैंने शुरुआत की। उसके बाद क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए। उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए उनको सिर्फ सजेशन नहीं दिया, उनके लिए मैं प्रॉपर स्कूल गई, उनके इंटरव्यूज के लिए उनके साथ रोकी, प्रिंसिपल से बात की या मैंने टीचर से बात की, तो उनका एडमिशन कराया, उनको बताया कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ नौकरी ही करनी है या पैसा ही कमाना है, आपकी जागरूकता आना भी जरूरी है, आपकी अवेयरनेस विजन बढ़ेगा, आप दुनिया को देखेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, 10 तरह के स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया तब आप जानेंगे। जैसे ही अगर आप घर में भी जैसे भी माँ को देख रहे हैं वो बच्चे कि वो घर पे झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है, तो वो काम तो अनपढ़ भी कर लेगा, लेकिन पढ़ लिख के आप उस काम को और कितना अच्छा कर सकते हैं, स्किलफुली आप अच्छे से बात कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, टाइम की वैल्यू, आप मनी, आपसे कोई चीटिंग नहीं कर सकता उस चीज को लेकर, तो ये सब चीजें होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी बात हमने करी, टाइम मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो समय है वो इंडिस्पेंसिबल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, हम उसे वापस नहीं ला सकते जो समय चला गया, इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज द अटमोस्ट नीड। तो उस सभी चीजों के बारे में ग्रास रूट लेवल पे मोनिका जी काम करती हैं, इसलिए मानी जानी सोशलाइट है। इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज आप सोशल उसमें करती हैं। आपने अभी समय की जो समय की बात की आपने अभी अनुशासन की, तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि अनुशासन जो है ना, वो लाइफ में आपको बहुत पे करता है। ऐसा मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है। ये मैंने अनुशासन अपने पिताजी से सीखा। तो हम अनुशासित थे, हमारी जहाँ शादियां हुई, और ये किस्मत अच्छी थी कि पति भी अनुशासित मिले। जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहां पे भी अनुशासन बहुत जरूरी है, और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को अनुशासन सिखाया नहीं, क्योंकि हम करते गए, वो देखते गए और वो अनुशासित, वो इनहेरिट हो गया, वो देखने से उन्होंने लर्न कर लिया और वो भी अनुशासित लाइफस्टाइल जीते हैं। तो ये भी एक हमारे यूथ के लिए मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को जितना ज्यादा अनुशासित, डिसिप्लिन में मैनेज करके चलेंगे, उतनी ही खूबसूरत आपकी लाइफ होगी जी। अब आप मुझसे सोशल का जो पूछ रहे थे, अब जैसे जिस सेक्टर में मैं काम करती हूँ वहाँ पे हमारे पास ट्रेनीज आते हैं। अब जो ट्रेनीज आते हैं वो थोड़ा पिछड़े इलाके से होते हैं, या ITI जिन्होंने किया होता है 10th के बाद होता है, तो वो बच्चे अपना गांव छोड़कर यहाँ शहर में आते हैं ट्रेनिंग के लिए, जिनको एक गवर्नमेंट की तरफ से स्किल लेने के लिए आते हैं, और 1 साल की ये अप्रेंटिसशिप रहती है, जिसमें गवर्नमेंट उनको कुछ एक मिनिमम अमाउंट पे करती है। अब जब उनको यहाँ रहना है तो वो रेंट पे घर भी लेते हैं, उनको खाना भी खाना है, और आते ही मेरा पहला क्वेश्चन बच्चों से, उनका फैमिली का पूछने के बाद ये होता है कि बच्चे आगे पढ़ना है। अब जिस बच्चे ने ये कह दिया कि हाँ मैम मुझे तो पढ़ना था, बट मेरे घर की ये रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने 10th के बाद ये कोर्स किया है, अब मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना है। अब जिस बच्चे ने ये कह दिया पढ़ना है, वहां पे फिर मोनिका का स्टेप जो होता है वो 2 कदम आगे हो जाता है कि बच्चों आप 4 कदम बढ़ो मेरी तरफ, मैं 2 कदम आपकी तरफ बढ़ रही हूँ। और मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी आए जिनको मैंने फाइनेंशियल हेल्प किया, और बच्चों ने मुझे प्रॉमिस किया कि हम बाद में आपको पैसे वापस कर देंगे, और उन्होंने किए भी, तो मुझे मतलब ये इतना अच्छा लगा, एक आत्म सम्मान देखकर। तो ये आत्म सम्मान कैसे जागा, स्वाभिमान, ये बहुत जरूरी है। तो ये एक चीज अच्छी है जो मुझे अच्छी लगी, और इस चीज ने मुझे आगे और बढ़ के करने के लिए
और ज्यादा प्रोत्साहित किया। बिल्कुल। तो इसमें ये तो सोशल एस्पेक्ट हुआ। कुछ आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से भी आप जुड़े हुए हैं, जैसे समता इकाई इलाहाबाद, तो आप पंचकुला में स्टेटेड हैं और इकाई जो है वो यूपी की है, और उसके बाद महिला मंच है और इंद्रप्रस्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी आप जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में आपका क्या जो है रहता है, स्टेटस रहता है, या आप उसमें क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं? देखिए, जो महिला काव्य मंच से मैं जुड़ी थी वो तो मैं आदरणीय रेणु अभी जी के उससे जुड़ी थी जी, और दर्शक उनको जानते होंगे, वो बहुत पोएटेस हैं और सोशलिज्म में काफी काम करती हैं जी। वहाँ पे मैं सचिव के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा। जिसमें हम जो है कवि महिलाएं सब जुड़ी हुई हैं, और हम एक महीने में एक बार उसमें काव्य पाठ करते हैं। और काव्य पाठ करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर एक कविता ही लिखनी है। हाँ। हर महिला के अंदर जो विचार उठते हैं, हाँ, हम चाहते हैं कि वो आगे आए, अपने विचारों को प्रकट करें और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े उस चीज से। ठीक है, घर से बाहर निकलेंगी, हाँ, दुनिया को देखेंगी, खुद को एक्सप्लोर करेंगी, और जो इलाहाबाद में अपने विचारों को साझा कर पाएंगे, पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैं यूपी की इकाई से जुड़ी, वो एक मैम है चंडीगढ़ में, जोत मैडम है। हाँ, जी, जोत हमारी राइटर जी, बहुत कविताएं मानी जानी हस्ती है। तो मैंने उनको लास्ट ईयर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पेशल अवार्ड दिया था इंटरनेशनल, तो उन्होंने मुझे जोड़ा उससे जी। और जो मैं इसमें इंद्रप्रस्थ में आई थी, वो मेरी कविता कहीं पब्लिश हुई थी, और नारनौल से इंद्रप्रस्थ लिटरेचर के जो चेयरपर्सन है मिस्टर परमानंद दीवान जी, उन्होंने वो कविता कहीं पढ़ी, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और फिर उन्होंने मुझे इस तरह से इस ग्रुप से जोड़ा। तो देखिए दोस्तों, ये अपने आप में एक हमारे चाहे सीनियर सिटीजन है, हमारे यूथ है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए देखिए आपको टिप्स भी मिलती जा रही है कि आप कैसे अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, और कैसे ऑटोमेटिकली आप जुड़ते चले जाएंगे सोसाइटी में। फार फ्रेश जो दूर है वो आपको ढूंढ लेंगे, आप उन्हें ढूंढ लेंगे जी। बिल्कुल। जानते हैं धीरे धीरे ये मैम जो आपकी बुक्स हैं जी, इसमें बुक्स में थोड़ा सा बताएं, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि इसमें जैसे उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का मतलब होता है कि आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, उत्कर्षता को प्राप्त करते जाना। तो इसमें जो आपकी कविताएं हैं वो किससे रिलेटेड, थोड़ा सा एक संक्षिप्त में संदेश कि किस तरह का आपको विचार आए, तो आपने उनको जॉट आउट कर दिया जी। कविता का शीर्षक है प्रतिध्वनि। ओके। सोचती हूँ खोल दूं मन की तहें या खामोश रहूं। हाँ। सोचती हूँ खोल दूं मन की तहें या खामोश रहूं। हाँ। खामोश रही तो लोग कयास लगाएंगे जी। बहुत बहुत। दिलों में दूरी होगी पर पास बताएंगे, नमक घर में ना हुआ तो झट खरीद लाएंगे, मेरी बातों के मतलब निकालेंगे कहीं, अनकही बातों के किस्से सुनाएंगे, बुन देंगे मकड़ जाल उसमें मुझे फंसाएंगे, मैं पटाती मकड़ी सी ऊपर नीचे झूलती हुई दम तोड़ दूंगी। तो ये कविता जैसा मैंने इसको शुरू किया, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाएं हैं, हाँ, वो एक मकड़ जाल में ना उलझे, कोई उनको ऊपर नीचे ना करे। हाँ, आप अपनी बाहर निकलिए, हाँ, अपनी चुप्पी तोड़िए। हाँ, खामोश जहाँ रहना है वहाँ आपको पता है आपने कहाँ खामोश रहना, आपको पता होना चाहिए जी। तो फैमिली की हार्मनी के लिए बहुत बार हमें चुप भी रहना पड़ता है, चुप्पी साधनी पड़ती है, तो वहाँ चुप्पी साध जाइए जहाँ रिश्तों को मैनेज करने की बात है। लेकिन जहाँ बात अपने इंटेलेक्ट की है, अपनी ऊर्जा की है, तो उसमें आप खामोशी, अभिव्यक्ति में खामोश न रहे, उसको सामने लाए। ये दूसरी बुक मेरे हाथ में है, काव्य कदम काव्यांजलि। ऐसे ही जब मैंने इसे पलटा तो सामने आया उमाशंकर चौबे, संवेद, बक्सर बिहार से। बहुत खूबसूरत इनकी गजल है। हवा में खामोशी है देर तक, दियों में रोशनी है देर तक जी। तो दोस्तों, ये जो खामोशी की बात मैडम ने करी, तो उसको मैं ये संदेश बहुत खूबसूरत है। ले रहे हैं चांद तेरा तारे डुबकियां, चांदनी दरिया बनी है देर तक। तो इस तरह से आप देखें। एक दूसरी और है हाथ में आई सड़क, ममता ग्रोवर जी हैं चंडीगढ़ से, उनकी कविता है बहुत खूबसूरत। उन्होंने लिखा, आज भी याद करते हैं पिताजी वो दिन वो घड़ी, गेहूं की फसल झूम रही थी हरी हरी। तो ये इस तरह से ये एक संकलन है। ये का मैंने संपादन किया था जी, ये मोनिका कटारिया। हाँ। और ये मेरी तस्वीर है नीचे। हाँ। तो इसमें हमने कई शायरों और कई कवियों की कविताएं जो हैं जी इसमें संकलन में है जी। हाँ।
कईयों को लेके जी चले जी आप। जी जी इसी तरह एक और ये है आपकी शिकस्त से शिकस्त से फतेह तक। ये अपने आप में ही दिखा रही है मित्रों। इसका कवर भी पेज आपको बता रहा है। समय कम होने की वजह से हम धीरे धीरे इनकी समीक्षा भी कभी करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे इन बुक्स की, और एक एक काव्यांजलि। और अभी हम चलते चलते लास्ट सवाल होंगे, उसके बाद मोनिका जी का, हमारी जो रेणु अभी जी है, उनसे कुछ वार्तालाप होगा, वो भी हम कविताओं पे शेयर करेंगे आपके साथ। तो इसमें मैं मोनिका जी ये कहूंगी, जैसे आप बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्व भी हैं, कर भी रहे हैं, और बहुत खूबसूरत आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, तन मन धन से, इंटेलेक्ट से भी और फाइनेंशियली भी, हर तरह से आप समाज को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसमें मैं कहूंगी कि हमारा स्पेशली यूथ, वैसे तो सभी है, सीनियर सिटीजन्स हैं, सभी के। देखिए, मेरा ये मानना है कि जीवन में दो चीजें आपको बहुत पे करती हैं जी। पहला था अनुशासन और दूसरा ऑनेस्टी, ईमानदारी जी। डिसिप्लिन और ऑनेस्टी, दो चीजें अपने साथ रखिए। हाँ। सोशल मीडिया बहुत जरूरी है आज की डेट में, उसके बिना गुजारा नहीं है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानिए, वो आपकी जिंदगी नहीं है। हाँ। इस चीज से जितना जल्दी आप समझ पाएंगे, जितना जल्दी इसको डिसिप्लिन में ले पाएंगे, उतना ही आप इसका फायदा उठा पाएंगे। जी। और तीसरा मैं जो सबसे कहना चाहूंगी बच्चों से, यूथ से, सीनियर सिटीजन से, कि आप अपने आहार और विचार दोनों का ध्यान रखिए। अपनी उम्र के हिसाब से अपना आहार लीजिए, समय समय पर जिस एज में आप हैं वैसा ही आहार रखिए। और बच्चे जो आजकल जंक फूड या इस तरह के खाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, घर के खाने को कम प्रेफर करते हैं, आप अपना हेल्दी पौष्टिक खाना लीजिए। बाहर का खाना भी हेल्दी पौष्टिक हो सकता है, लेकिन आप उसका एक लिमिट, एक हद तय करेंगे। आपको किस दिन चीट मील लेना है, ये नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो लाइफ में नेचुरल चीजें हैं, उनका आप इस्तेमाल करें खाने में। उससे क्या होगा, आप वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये सच है कि जैसा आप आहार रखेंगे वैसा ही आपके विचार होंगे, वैसे विचार होंगे। जी बिल्कुल। और वही चीजें आपको आपकी पैशन के लिए, आपके जीवन के लिए, देखिए अगर आप कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो वो पैसा आपकी बीमारी पे ही लगने वाला है। हेल्थ इज वेल्थ। तो आप उस पैसे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ना कि उस पैसे को अपनी पहले सेहत के ऊपर ही खर्च करते हैं। हाँ। मेरा इतना ही कहना है यूथ से। हाँ। उम्मीद करती हूँ कि समझ गए। मोनिका जी, एक और पहलू रह गया था, एक माने जाने संगीतकार है इरशाद कामिल। जी जी जी। तो वो कुछ याद जी। वो एक्चुअली चंडीगढ़ से हैं इरशाद कामिल जी, और उन्होंने अपनी मदर की याद में चंडीगढ़ में एक काव्य ग्रुप खोला था, और उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। और इरशाद कामिल जी आते रहते हैं उस ग्रुप में, तो उसमें भी मुझे एक बार काव्य पाठ करने का मौका मिला। और मेरी खुशनसीबी ये रही कि चलो तस्वीर तो उनके साथ हुई मेरी, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब मैं निकल रही थी तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज देकर पूछा कि एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी कविता बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई। तो वो चीज जो होती है ना, इसीलिए वो आपके जी 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 जरूर करें। मित्रों, इस तरह से आपको ये भी मैसेज मिलता है कि आप जहाँ पर भी हैं, वहां पर कोई भी ग्रुप चल रहा है, किसी भी एक्टिविटी का चल रहा है, सुंदर एक्टिविटी का, तो क्रिएटिव एक्टिविटी का, तो आप उसमें जुड़ जाएं, पार्टिसिपेट करना शुरू करें। तो इस तरह से आप देखिए कि हम जो मन हमारा उदास होता है, आप अपने मन को उदास न होने दें, मन को खोलें, तो आपके लिए आगे रास्ते ही रास्ते। जी। तो यहाँ मैं माफी समाप्त करूंगी और अनुमति लूंगी, और फिर मैं रेणु अभी जी को बुलाने जा रही हूँ। वो कुछ विशेष दोनों जो है चर्चा रहेगी कविताओं की। मोनिका जी, मेरी बहुत ही प्यारी सखी, हम लोग बहुत सालों से साथ में हैं और साथ में काम भी करते हैं। और कोरोना टाइम से हम एक ग्रुप में जुड़े थे, महिला काव्य मंच में जुड़े थे हम। और रेणु जी ने कहीं से मेरा परिचय लिया, मेरा फोन लिया, मुझे फोन किया, और इन्होंने मुझे महिला काव्य मंच से जोड़ा। ना सिर्फ जोड़ा, उसमें मुझे सचिव का पद मिला, और मैंने इनके साथ मिलकर इनसे सीखा भी और इनके साथ काम भी किया। ये तो इनका बड़प्पन है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं। ये खुद भी बहुत काबिल थी, हमने इनको चुन लिया अपने ग्रुप के लिए। और ये इसके बाद इंद्रप्रस्थ में भी, वहां के लिए भी हमने चुना जी। ये महासचिव है वहां। और वन काम में, तो वन काम भी एक हमारा सीनियर सिटीजन का ग्रुप है जी, वहां भी ये सचिव है।
मल्होत्रा जी उसके प्रेसिडेंट जी है जी, और नेशनल प्रेसिडेंट। हाँ नेशनल प्रेसिडेंट है। और वो भी बहुत कुछ साथ करवाते रहते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आभा मुकेश साहनी भी वहाँ है, वो भी अध्यक्ष है जी। समीक्षा कह लीजिए, चर्चा कह लीजिए। बुक है बहुत प्यारी, इन्होंने लिखी है, सपनों का पिरामिड। और इसमें से इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर माँ पे, पिता पे, अपने पति पे, समाज पे, अपनी दिल की भावनाओं पे, उनको लेके बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी हैं। मैं उनकी बात करूंगी। सबसे पहले तो पिता से ही मैं शुरू करती हूँ। माँ तो साथ जुड़ी होती है, लेकिन पिता भी एक हमारे लिए वट वृक्ष है। कुछ कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगी। आकाश जैसे पिता का सरमाया है अंतहीन, पिता का प्यार छलकता आंखों से है हल्का हल्का, पिता की डांट जीवन प्रदर्शक, हर मोड़ पे हर दुख में पिता वृक्ष सी छाया देते रहत, हमें सिखाते चलना पर पथ पर गिरे को थामते। ऐसे ही इनकी एक और रचना है। मैं ज्यादा रचनाएं नहीं हूँ, मैंने 3 ही रचनाएं ली है, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, आप लोग जरूर खरीदिएगा। ये अमेज़न पर उपलब्ध है। भटके बहुत हम खुदा की तलाश में, भटके बहुत हम खुदा की तलाश में, मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, थे हम उसी की आस में। बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, रखे उपवास, रखे रोजा, चित्त में ही हुआ उनका संबंधन, चित्त में ही हुआ उनका संबंधन, रोम रोम में हुआ झंकृत। कैसा पावन मिलन, कैसा पावन मिलन। ये प्रभु तो हमारे अंदर ही है। बिल्कुल, इन्होंने यही कहने की कोशिश की है। तो हम लोग जरूर इधर उधर उलझे हुए हैं, लेकिन ये हमारे अंदर ही। बिल्कुल। इसी के साथ गुम है खुद ही तलाश करते हैं। गुम है खुद की तलाश करते हैं, काट कर पेड़ स्वयं ही तलाश करते हैं। भीतर उतर गए होते थे, खुद से मिल गए होते। भीतर उतर गए होते, हाँ, तो खुद से मिल लिए होते। कस्तूरी छुपी भीतर, बाहर तलाश करते हैं। बहुत खूबसूरत है कि हम देखो, इन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि सब कुछ हमारे भीतर। अभी हम सुन भी रहे थे, इन्होंने देखो सीनियर सिटीजन के लिए भी कितनी अच्छी बात कही है कि वो खुश रहें, अपने खान पान का ध्यान रखें, और इसी से जिंदगी आगे बढ़ती है। एक और रचना में ले रही हूँ कि सिर्फ 4 पंक्तियां ही पढ़ूंगी। पतंग की डोरी है ये आस की, डोरी है ये आस की, तेरे मेरे विश्वास की ये टूटे जा। डोरी संग पतंग इतराए, आसमां को छूती जाए, ये टूटे ना। डोरी बांधो परमात्मा से, अपनी अंतर आत्मा से, ये टूटे ना। वाह, बहुत खूबसूरत। इन्होंने अपने मन और जीवन में उस परमात्मा को ही कहा है, जोड़ने की कोशिश की है। सचमुच इनकी जो रचनाएं हैं सकारात्मक और संदेश देती हुई रचनाएं हैं, बहुत खूबसूरत। इनको बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो इन्होंने देखो कितना कुछ लिखा, अभी गीतांजलि जी बता चुकी है सब कुछ, तो मैं फिर से नहीं रिपीट करूंगी। मैं यही कहूंगी, मेरी सखी आगे बढ़ते जाए और जीवन में सफलता और नई ऊंचाइयों को छूती जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रेणु अभी जी का और मोनिका जी का। तो मित्रों, आप एंजॉय करें। अपने आप में आपने जाना कि संदेश वाहक
लिटरेचर है मैडम का, मोनिका जी का, और बहुत खूबसूरती से काम हो रहा है। और रेनू जी ने बहुत सुंदर बहुत शॉर्ट में समीक्षा की आप तक ये पहुंचाने की कि कितना खूबसूरत संदेश वाहक उनका लिटरेचर है। जी थैंक यू, लव यू ऑल। कमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और बताइएगा। और जो बुक्स हैं उनकी मैडम की आप अमेज़न पे प्राप्त कर सकते हैं। और लिटरेचर में छंदबद्ध कविताएं भी किया करती है मैडम, उसके लिए भी आप जानकारी कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। थैंक यू, लव यू।